हाँ जी बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोसीजर इन अपील, कि कमिश्नर के यहाँ अपील फाइल करने का क्या प्रोसेस है। हाँ जी बेटा, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या ध्यान रखना है, कमिश्नर के यहाँ जब भी आप अपील फाइल करेंगे, सबसे पहले बेटा आपको फॉर्म नंबर 35 फिल करना पड़ेगा, जिसको मेमोरेंडम ऑफ अपील भी बोलते हैं। ठीक है जी। और इसके साथ मैंने बताया था 2 डॉक्यूमेंट लगाने कंपलसरी हैं। जो 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बेटा बताना जरा, कौन कौन से बताए थे, कौन कौन से 2 डॉक्यूमेंट लगाने कंपलसरी हैं। हाँ जी बेटा, बताइए, वेट कर रहा हूँ। शुभम कह रहा है पैन नंबर, नहीं बेटा गलत। 2 डॉक्यूमेंट लगाने, एक तो ग्राउंड ऑफ अपील, एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। वेरी गुड। हाँ जी बेटा, एक तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और दूसरा डॉक्यूमेंट बताया था ग्राउंड ऑफ अपील। हाँ, पैन नंबर भी लगाना पड़ेगा, पैन नंबर अगर मांगा गया है तो वो, बट जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो है ग्राउंड ऑफ अपील और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। चलिए, तो पहले आपने ये फॉर्म फिलअप करना है। इस फॉर्म के साथ आपको फीस भी पे करनी है, ध्यान रखना। फीस आपको मैं बता चुका हूँ किस किस केस में कितनी कितनी फीस होती है, और उस फीस की रसीद या उस फीस का जो चालान है वो फॉर्म नंबर 35 के साथ आपको अटैच करना है। उसके बाद फॉर्म नंबर 35 को फिल करने के बाद, फीस पे करने के बाद, और जो भी नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ या नेसेसरी डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आप उस फॉर्म को सबमिट करवाओगे। ठीक है जी, किसके यहाँ, कमिश्नर के ऑफिस में। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तीसरा स्टेप बेटा क्या है, कमिश्नर आपके लिए शेड्यूलिंग करेगा। शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग किस चीज़ की, हाँ जी बेटा, शेड्यूलिंग करेगा डेट की। भाई किस तारीख को आना है आपने मेरे पास, डे की, कौन सा दिन होगा और टाइम। कमिश्नर बेटा दोनों पार्टीज के पास सूचना भेजेगा। दोनों पार्टीज मतलब अपीलेंट और अपीली, वादी और प्रतिवादी, जिसने केस, जिसने मुकदमा दायर किया है और जिसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है, दोनों को सूचना भेजी जाएगी। किस चीज़ की सूचना भेजी जाएगी, सुनवाई की, सुनवाई की तारीख। भाई मैं इस दिन, इस डेट को, इतने बजे और इस दिन मैं आपके केस की सुनवाई करूंगा। उसके लिए वो प्लेस भी डिसाइड करेगा। ठीक है जी। अब कमिश्नर के पास तो बेटा कोई, जो कमिश्नर अपील होता है ना, उसके पास हजारों केस होते हैं, तो वो हजारों केस की सुनवाई एक दिन तो कर नहीं सकता। अलग अलग केस की सुनवाई के लिए बेटा वो अलग अलग दिन डिसाइड करेगा। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे ये तो 3 स्टेप तो ये लिखने हैं। अब आगे 4th स्टेप आपको क्या लिखना है। हाँ जी बेटा, ये मैंने बता दिया, इंफॉर्मेशन, वो सूचना भेजेगा। पहले उसने क्या किया, शेड्यूल कर दी, डेट टाइमिंग डे शेड्यूल कर दिया आपके लिए। उसके बाद कमिश्नर क्या करेगा, कमिश्नर उसकी सूचना आपके लिए, जो उसने दिन निर्धारित किया है, आपके लिए जो उसने स्थान निर्धारित किया है, उसकी सूचना भेजेगा। सूचना किसके पास, दोनों के पास, अपीलेंट के पास भी, अपीलेंट का मतलब जिसने केस दायर किया है, और असेसिंग ऑफिसर के पास भी। ठीक है जी। उसके बाद, हाँ जी बेटा, फिर आता है प्लीडिंग द केस। हाँ जी बेटा, अब केस की सुनवाई की जाएगी, केस की शुरुआत की जाएगी। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। मान लीजिए कमिश्नर ने आपको डेट दे दी 10 तारीख, भाई 10 तारीख को आपने मेरे ऑफिस में आना है, मैं दोनों पक्षकारों की सुनवाई करूंगा। ठीक है जी। पीड़ित पक्षकार से पूछा जाएगा कि आपको पीड़ा किस चीज की पहुंची है, और दूसरी पार्टी से ये पूछा जाएगा आपने पीड़ा क्यों पहुंचाई है। आप अपने अपने फेवर में जो भी बात कहना चाहते हो वो कहो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। यहाँ पर जब किसी केस की सुनवाई की जाती है तो जरूरी नहीं है कि पार्टी खुद पहुंचेगी। मान लीजिए मैंने केस डाला है कोर्ट में, मैंने केस डाला है कमिश्नर के यहाँ, और कमिश्नर, मुझे उस मामले की सुनवाई करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं खुद जाऊं, मैं खुद भी जा सकता हूं और अपना रिप्रेजेंटेटिव भी भेज सकता हूं। मान लीजिए जिस दिन मेरे मामले की सुनवाई होनी है, ठीक है जी, उस दिन मेरे को इमरजेंसी में कहीं पर जाना पड़ गया, ठीक है जी, तो मैं उस मामले की सुनवाई में खुद नहीं जा सकता, तो मैं अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता हूँ। ठीक है जी, अपना कोई एजेंट कह लो या अपना रिप्रेजेंटेटिव। ऐसे ही असेसिंग ऑफिसर जो दूसरी पार्टी है, असेसिंग ऑफिसर को भी कोई काम हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि असेसिंग ऑफिसर मामले की सुनवाई में खुद पहुंचेगा। असेसिंग ऑफिसर बेटा खुद भी प्रस्तुत हो सकता है और अपने बिहाफ पे किसी रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकता है। ठीक है जी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि
जो पक्षकार हैं, जो पार्टीज हैं, वो खुद प्रस्तुत होंगी, वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भी भेज सकती हैं। हाँ जी बेटा, और सुनिए आगे। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स को नंबरिंग दे लेना। हाँ जी बेटा, फिर आता है पावर टू एडजर्न। ठीक है जी। एडजर्न क्या होता है बेटा? पोस्टपोन। आपने देखा होगा कि कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं बड़ी आसानी से सोल्व नहीं होते, तारीख पे तारीख लगती है। सन्नी देओल का डायलॉग भी है दामिनी फिल्म का, तारीख पे तारीख, आपने सभी ने सुना होगा, बड़ा फेमस डायलॉग है। तो कोर्ट कचहरी के मामले से लोग इसीलिए बचते हैं। कमिश्नर को ये राइट है, हाँ जी बेटा, कमिश्नर को ये अधिकार है कि वो आपकी सुनवाई को, आपके केस को स्थगित कर सकता है। अगर कमिश्नर को ये लगता है कि इस मामले की सुनवाई आज की तारीख में पूरी नहीं की जा सकती, इसके लिए और एविडेंसेस की ज़रूरत है, ठीक है जी, तो वो आपके केस को, उसकी तारीख को पोस्टपोन कर सकता है बेटा, और अगली सुनवाई की तारीख वो आपको दे सकता है। इसको बोलते हैं पावर टू एडजर्न। कमिश्नर को ये अधिकार होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद राइट ऑफ इंक्वायरी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा राइट ऑफ इंक्वायरी। कमिश्नर जो अपील्स है उसको बेटा ये अधिकार है कि वो आपके मामले से संबंधित, जिस मामले को लेकर आपने कोर्ट में केस दायर किया है असेसिंग ऑफिसर के डिसीजन के अगेंस्ट, उस मामले में यदि उसको लगता है कमिश्नर को कि मुझे कोई छानबीन करवानी है, मुझे कोई इंक्वायरी करवानी है, ठीक है जी, इंक्वायरी किस चीज़ की हो सकता है? वो असेसी के कोई डॉक्यूमेंट्स देखना चाहते हो, असेसी का मान लो कहते हैं जी हम पिछले 10 सालों का आपका रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, तो वो जो भी इंक्वायरी कमिश्नर को उचित लगती है, ठीक है जी, वो इंक्वायरी वो करवा सकता है। ठीक है, ये उसका राइट है कमिश्नर का। ठीक है जी, जनरल बातें हैं, सिंपल सिंपल बिल्कुल। हाँ जी बेटा, और क्या हो सकता है? हाँ जी बेटा, हियरिंग बोथ पार्टीज, फिर दोनों पार्टीज की सुनवाई चलती रहेगी। जैसे उसने अगली डेट दे दी थी तो अगली पार्टी अगली डेट पे फिर सुनवाई होगी दोनों पक्षकारों की। हाँ जी बेटा, उसके बाद बेटा क्या ध्यान रखना है? अच्छा, एक चीज ध्यान रखनी है आपने, हियरिंग बोथ पार्टीज, सुनवाई जो होती है, सुनवाई बेटा मैंने आपको बताया था, जब मेमोरेंडम ऑफ अपील फाइल किया जाता है फॉर्म नंबर 35 में, तो उसमें जो ग्राउंड्स लिखे जाते हैं, ग्राउंड्स, ग्राउंड्स का मतलब जिन जिन मैटर्स को लेकर असेसी सेटिस्फाइड नहीं है, करदाता संतुष्ट नहीं है, वो सारे मैटर फॉर्म नंबर 35 में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो फॉर्म नंबर 35 के अंदर जो ग्राउंड लिखे गए थे, जो आधार लिखे गए थे, उन्हीं आधारों पे सुनवाई होगी। पहले तो उन्हीं आधारों पे सुनवाई होगी। यदि कमिश्नर चाहे तो वो एडिशनल ग्राउंड की सुनवाई भी कर सकता है। एडिशनल ग्राउंड का मतलब ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं, ऐसे कुछ इश्यूज हो सकते हैं जो फॉर्म नंबर 35 में लिखने रह गए हों, ऐसे कुछ मैटर जो फॉर्म नंबर 35 में लिखने रह गए हैं, परंतु बाद में यदि कमिश्नर चाहे तो उनके ऊपर भी सुनवाई कर सकता है। ठीक है जी, तो उसको बोलते हैं हियरिंग ऑन एडिशनल ग्राउंड। दोनों पार्टीज की सुनवाई वो कर सकता है एडिशनल ग्राउंड पे भी। ठीक है जी, एडिशनल ग्राउंड का मतलब उन तथ्यों के या उस आधार पर कर सकता है जो आधार फॉर्म नंबर 35 में लिखने रह गए थे। उसके बाद बेटा फिर वो डिसीजन सुनाएगा। कमिश्नर के द्वारा जो भी निर्णय सुनाया जाएगा, अब ध्यान से सुनना, कमिश्नर जो निर्णय सुनाता है उस निर्णय की के बारे में दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। फाइनली जब कमिश्नर निर्णय सुनाएगा, एक तो उसकी टाइम लिमिट ध्यान रखनी है। कमिश्नर के द्वारा जो निर्णय सुनाया जाता है उसकी एक टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट कितनी है? विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच अपील वाज फाइल्ड। हाँ जी बेटा, जिस साल में, ध्यान से सुनना, जिस साल में अपील डाली गई, मान लीजिए मैंने अपील डाली, ध्यान से सुनना, मैंने अपील डाली बेटा, सपोज करो 30 नवंबर 2019 को अपील डाली है। ध्यान से सुनना, 30 नवंबर 2019 को अपील डाली है, तो मुझे पहले तो ये लिख के बताओ चैट बॉक्स में 30 नवंबर 19 कौन से साल में आती है?
ये बेटा जो डेट है 30 नवंबर 19 कौन से ईयर में आती है? हाँ जी बेटा, 30 नवंबर 19 जो डेट है वो कौन से ईयर की है? 19-20। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जिस साल में अपील डाली गई है, हाँ जी बेटा, जिस साल में अपील डाली गई है उसका अंतिम दिन क्या है? 19-20 का अंतिम दिन बताओ। जिस साल में अपील डाली गई है 19-20 में डाली गई है, तो 19-20 का अंतिम दिन होगा 31-3-20। हाँ जी बेटा, जिस साल में अपील डाली गई है उस साल के आखिरी दिन से एक साल के अंदर अंदर, ध्यान से सुनो, आखिरी तारीख से एक साल के अंदर अंदर। अब आखिरी तारीख जो 31-3-20 से एक साल के अंदर अंदर, यानी कि 31-3-2021 तक हर हाल में कमिश्नर को अपना निर्णय सुनाना होगा। हाँ जी बेटा, सिंपल सी बात ध्यान रखो, जिस साल में अपील डाली गई है, हाँ जी बेटा सुनो ध्यान से, जिस साल में अपील डाली गई है उसके अंतिम दिन से एक साल के अंदर अंदर, अपील कौन से ईयर में डाली गई? 19-20 में। 19-20 का लास्ट दिन क्या है? 31-3-20। तो 31-3-20 से एक साल के अंदर अंदर 31-3-21 तक कमिश्नर को हर हाल में अपना निर्णय सुनाना होगा। ठीक है जी। और वो जो भी निर्णय देगा, कमिश्नर के द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, लिखित। आपने देखा होगा कोर्ट के अंदर जब भी कोई डिसीजन सुनाया जाता है वो बेटा ओरल फॉर्म में भी होता है, ओरल फॉर्म में भी होता है और रिटन फॉर्म में भी होता है। ठीक है जी। तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो बेटा दोनों तरह से होना चाहिए, रिटन फॉर्म में भी, ओरल फॉर्म में। एंड रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रीजन भी बताने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि डिसीजन सुना दिया, कमिश्नर को ये भी बताना पड़ेगा कि मैं ये डिसीजन किस आधार पर दे रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा टीवी के अंदर, आप मूवीज देखते हैं, मूवीज में आप कई बार देखते हैं तो लास्ट में जब कोर्ट जब अपना निर्णय सुनाती है तो उसमें लिखा होता है धारा 144 के तहत या धारा 321 के तहत, धारा के तहत ये सजा दी जाती है। तो इसका मतलब उसका रीजन है, उस वो एक रीजन है भाई, इस सेक्शन के अंतर्गत इसको ये सजा दी जा रही है। ठीक है ना? तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, आपको कमिश्नर को जो है अपना जो निर्णय वो लिखित फॉर्म में देना पड़ेगा और उसका रीजन भी बताना पड़ेगा, भाई मैंने इस रीजन के आधार पर जो है, हाँ, साक्षी ने लिखा अगर अपील 1 मार्च 2020 को फाइल की जाए बेटा तो भी ईयर तो यही बनेगा, 1 मार्च 2020 को फाइल की जाए तो भी 19-20 बनेगा, तब भी यही डेट रहेगी 31-3-21 तक। ठीक है जी। और अब आ जाओ, हाँ जी बेटा, फिर क्या होगा? कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। उसके बाद जो भी डिसीजन कमिश्नर ने दिया है उस कमीशन को बेटा कम्युनिकेट किया जाएगा। कम्युनिकेट का मतलब उस निर्णय की जो कॉपी है, लिखित कॉपी, एक तो असेसी को दी जाएगी, करदाता को, और एक चीफ कमिश्नर को दी जाएगी। चीफ कमिश्नर किसका सीनियर होता है? कमिश्नर अपील का सीनियर है। हाँ जी बेटा सुनो ध्यान से, जब भी कोई कमिश्नर किसी केस को सोल्व करता है तो वो उसके लिए एक अचीवमेंट है। अचीवमेंट, वो अपनी अचीवमेंट किस किस को बताएगा? किस भी जो भी मामला आज उसने सोल्व किया है उस मामले की, उस में जो भी निर्णय उसने सुना है उस निर्णय की जो लिखित कॉपी है, रिटर्न फॉर्म, वो किस किस को देगा? एक तो करदाता को दी जाएगी, एक चीफ कमिश्नर को दी जाएगी। चीफ कमिश्नर किसका सीनियर होता है? कमिश्नर का सीनियर है। ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कॉलेज में कोई अच्छा काम करता हूँ, एनसीसी में मेरे बच्चे रिपब्लिक डे परेड में फर्स्ट आए, तो क्या मैं प्रिंसिपल को नहीं बताऊंगा? प्रिंसिपल को बताना पड़ेगा जी हमारे कॉलेज की जो टीम है एनसीसी की वो रिपब्लिक डे में फर्स्ट आई है। तो कमिश्नर अपील ने जो आज मैटर सोल्व किया है वो उसकी एक उपलब्धि है। वो उपलब्धि वो किसको गिनवा रहा है? वो उपलब्धि बता रहा है अपने चीफ कमिश्नर को, वो बता रहा है कि आज मैंने ये केस और सोल्व किया है। ठीक है। अच्छा, ये तो बातें हो गई, ये सारा बेटा आप लिख देना पेपर में। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर, तो यहाँ पे एक चीज बेटा ध्यान रखनी है। कमिश्नर जब ऑर्डर देगा, कमिश्नर जो डिसीजन सुनाएगा, हाँ जी बेटा, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई पेनल्टी मेरे ऊपर कोई पेनल्टी लगा दी या टैक्स बन गया मेरा 25,000। ठीक है, या मेरे ऊपर कोई टैक्स लगाया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 25,000 रुपये का, या पेनल्टी कह लो बेटा, कुछ भी कह लो, ये 25,000 रुपये टैक्स या पेनल्टी का अमाउंट है और मेरे हिसाब से ये पेनल्टी
15,000 रुपये लगनी चाहिए थी। कितने रुपए की पेनल्टी फालतू लगाई हुई है? 10,000 रुपये की पेनल्टी फालतू लगाई हुई है। ठीक है, मैंने इसको लेकर केस किया था। इस 10,000 रुपये के एडिशनल पेनल्टी को लेकर मैंने कमिश्नर के यहाँ केस डाला था। अब कमिश्नर चाहे तो क्या क्या डिसीजन सुना सकता है। या तो कमिश्नर इसको कंफर्म कर देगा। कंफर्म कंफर्म का मतलब होता है इसकी पुष्टि करना। कमिश्नर कहता है ये 10,000 रुपये पेनल्टी ठीक है। ठीक है जी, केस मामले की सुनवाई हुई और कमिश्नर ने आखिर में क्या निर्णय सुना दिया? कंफर्म। कंफर्म का मतलब वो कहता है जी ये अमाउंट सही है। अच्छा, दूसरा निर्णय वो क्या सुना सकता है? हाँ जी बेटा, रिड्यूस भी कर सकता है। हाँ जी बेटा, रिड्यूस। कमिश्नर कहता है जी, कमिश्नर ने पूरे मामले की सुनवाई की और सुनवाई करके पेनल्टी का अमाउंट रिड्यूस कर दिया। ठीक है जी। कंफर्म का मतलब एज इट इज रखना। रिड्यूस का मतलब पेनल्टी के अमाउंट को बेटा वास्तव में रिड्यूस किया जा सकता है जैसा कि असेसी चाहता था। ठीक है जी। और हो सकता है इनहांस। इनहांस का मतलब इंक्रीज भी कर सकता है। अब यहाँ पे देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनहांस। मैंने तो केस ये सोच के डाला था कि मेरे ऊपर पेनल्टी ज़्यादा लगा दी और मेरे मामले की सुनवाई हुई। कमिश्नर कहता है जी इसकी तो पेनल्टी 25,000 नहीं, इसकी तो पेनल्टी 35,000 रुपये बनती है। तो वो पेनल्टी के अमाउंट को या टैक्स के अमाउंट को बेटा इंक्रीज भी कर सकता है। कमिश्नर के पास क्या क्या पावर्स हैं डिसीजन सुनाते हुए? वो कंफर्म कर सकता है, एज इट इज रख सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है, इनहांस भी कर सकता है। इनहांस का मतलब होता है इंक्रीज भी कर सकता है। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर कमिश्नर ने इनहांस का ऑर्डर दिया है, अगर कमिश्नर ने किस चीज का ऑर्डर दिया है? इनहांस का, पेनल्टी के अमाउंट को या टैक्स के अमाउंट को इनहांस करने का ऑर्डर दिया है, तो उस केस में करदाता को एक मौका दिया जाएगा सुनवाई का, अपने फेवर में कुछ प्रस्तुत करने का। कुछ अगर उसके पास, अगर करदाता के पास कोई एविडेंस है जिसके बेस पे वो कुछ प्रस्तुत करना चाहता है, भाई ये पेनल्टी मेरी इंक्रीज ना की जाए, तो उसको एक मौका जरूर दिया जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी बेटा, बताओ जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ, क्लियर है? तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर कर दें।